नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम दिल्ली के रण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो गया। मीडिया और तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। लोगों को कौतूहल था कि दिल्ली में कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी और क्या बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को हरा देगी। इन कौतूहलों का समाधान एग्जिट पोल के जरिए ही हो चुका है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत बताई गई है, लेकिन यह फाइनल नहीं है। फाइनल तो वोटों की गिनती के बाद 8 फरवरी को ही पता चल सकेगा। दिल्ली में जो कुल 60.42% वोटिंग हुई है, क्या इसे पर्याप्त कहा जा सकता है? शायद नहीं। वोटिंग उम्मीद से काफी कम रही। पहले इसका मतलब यह लगाया जाता था कि वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों में कोई गुस्सा नहीं है, यानी कि एंटी इनकम्पेंसी नहीं है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं कि कम वोटिंग के बाद भी सरकारें पलट गई। एग्जिट पोल भी भरोसे के लायक नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कई चुनाव में एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं। लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक चर्चा के लिए एग्जिट पोल का ही सहारा रहता है। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को पूर्ण बहुमत देते दिखाई दे रहे हैं। इन एग्जिट पोलों का औसत निकाला जाए तो बीजेपी को 39 से 47 सीटें मिलती दिख रही हैं, जिसका मतलब बीजेपी 36 सीटों के बहुमत को आसानी से पार कर रही है। आम आदमी पार्टी को 23 से 31 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलती दिखाई जा रही है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो बीजेपी का दिल्ली से 26 साल का वनवास खत्म हो जाएगा। क्या इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में अपने पक्ष में जो माहौल तैयार किया वो काम कर गया? बीजेपी के नेता तो पिछले 2 चुनाव में भी दिल्ली में सरकार बनाने के दावे करते थे, लेकिन इस बार देखा गया कि जनता भी बीजेपी को वाकई गंभीरता से ले रही थी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसे एग्जिट पोल में बड़ा नुकसान होता दिखाया गया है। सच्चाई तो यह है कि आम आदमी पार्टी अगर मौजूदा 62 सीटों में से 25-26 सीटें हार भी जाए तो भी सरकार बना सकती है, लेकिन जनता कुछ भी कर सकती है। हरियाणा सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसे बड़े बड़े उलटफेर देखे जा चुके हैं। अगर हम एग्जिट पोल को सच होता मान भी लें तो सवाल यह है कि दिल्ली की जनता ने ही यह उलटफेर क्यों किया? क्या जनता ने मोदी के चेहरे को विकास का पर्याय मान लिया है? क्या लोगों ने सोचा कि बीजेपी के आने से दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी? क्या क्षेत्रीय दलों की मनमानी से परेशान होकर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया? क्या लोगों को लगा कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है? क्या केंद्रीय बजट की घोषणा से मिडिल क्लास खुश हो गया है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। दिल्ली में कल मतदान समाप्त हो गया है और उसके बाद एग्जिट पोल को लेकर तो दिल्ली चुनाव के लिए जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें से पोल ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग बीजेपी को 39, यानी कि सारे एग्जिट पोल्स को मिलाकर अगर पोल ऑफ पोल्स तैयार करते हैं तो उसके मुताबिक बीजेपी को 39 सीटें यानी कि 39 सीटें मिलती दिख रही हैं और आम आदमी पार्टी को 30 सीटें। कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलते दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, चूंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला है। तो ऐसी परिस्थिति में यह बिल्कुल तय माना जा रहा है, पोल ऑफ पोल्स की बात अगर माने यानी कि सारे एग्जिट पोल को मिलाकर देखें तो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है दिल्ली में। लेकिन एक बार फिर एग्जिट पोल हमेशा सच साबित नहीं होते हैं, इसलिए पूर्ण भरोसा नहीं किया जा सकता है एग्जिट पोल पर। आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिलती दिख रही हैं, ये पोल ऑफ पोल्स की बात कर रहा हूं। और सर्वे एजेंसी का भी मैं नाम ले लेता हूं। अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने जो अलग अलग आंकड़े दिए हैं उनमें से पीपुल्स इनसाइट उसने बीजेपी को 40 से 44 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स उसने 51 से 60 सीटें बीजेपी को दी हैं। और इसके अलावा जेवीसी पोल्स उसने 39 से लेकर 45 सीटें तक बीजेपी को दी हैं। तो ऐसे में जो पोल ऑफ पोल्स है वो 39 सीटों पर बीजेपी को पहुंचते दिखा रहा है। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर आशीष सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर सुनील विपुल पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो सारे के सारे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं।
मनीष जी आपका स्वागत करूंगा, डॉक्टर आशीष आपका भी बहुत स्वागत करूंगा, डॉक्टर सुनील आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और मनीष जी से ही सबसे पहला सवाल ले लेता हूं। मनीष भाई, क्या आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव साबित होने जा रहा है? निश्चित रूप से आलोक जी, आप ये देखिए कि जो परिस्थितियां थी या जो आम आदमी पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उन्हीं पर वो जो है गिरते हुए नजर आए इस बार। चाहे वो कट्टर ईमानदार की छवि हो, चाहे रेवड़ी की राजनीति हो, हर मोर्चे पर जो आम आदमी पार्टी की एक खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के इमेज है, वो नरेटिव सेट करते हैं। यमुना में चाहे जहर का मामला हो, उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए बीजेपी ने बहुत ही तरीके से उसका काउंटर किया। महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी ने 2100 से 2500 की घोषणा कर दी। मोदी जी ने कहा कि आपदा की तरह ये लोग आते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर उनके जो मंत्री हैं वो लगातार जेल गए। तो एक जो इमेज थी आम आदमी पार्टी की, जिस पर वो 2015 और 20 का चुनाव जीते थे, वो इमेज पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। और उसके बाद में जो बूथ प्रबंधन है उसमें जो है बीजेपी मास्टर है। आप ये देखिए कि पिछले कुछ चुनाव के चाहे हरियाणा का चुनाव देखे या फिर उसके बाद में आप महाराष्ट्र का चुनाव देखे, बीजेपी ने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को छोटी छोटी विधानसभाओं में दायित्व दे दिया, प्रभारी बना दिया। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कैलकुलेटर के रात की चीज पे लगे हुए थे। तो इस तरह जो उन्होंने रणनीति बनाई है, आप देखिएगा कि 11 में से 9 जो है तो चुनावी समय आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्लीन सीट दे रही है, यानी 40 से ज्यादा सीटें मिल रही है। और जो वीआईपी सीटें हैं, चाहे वो नई दिल्ली की हो, ग्रेटर कैलाश की हो या जंगपुरा की हो, ये सीटें बहुत ज्यादा तरह से फंसी हुई है या आम आदमी पार्टी हार रही है। कांग्रेस निश्चित रूप से अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर सीटों के लिए लड़ाई नहीं है। वो तीसरे नंबर पर ही आएगी। कांग्रेस का मुद्दा ये है वो कितना वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी से अपना वापस ले सकती है। तो रणनीति कांग्रेस ने यही बनाई है। जी ठीक है। डॉक्टर सुनील विपुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील विपुल दिल्ली की पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं। डॉक्टर सुनील, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर सुनील को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर आशीष, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। डॉक्टर आशीष, आप भी दिल्ली की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या एग्जिट पोल को अगर मानते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो 26-27 साल पुराना वनवास है वो खत्म होता दिख रहा है। और ऐसे में देखिए, ये तो एग्जिट पोल की बात हो गई, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है, चूंकि अंतिम मुख्यमंत्री तो सुषमा स्वराज ही थी। अब इन परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में, वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिन पर बीजेपी विचार कर सकती है कि दिल्ली की गद्दी इसे सौंपी जाए, दिल्ली की सत्ता इस व्यक्ति को सौंपी जाए? देखिए, एक चीज तो यहाँ समझना होगा, जो सर्वे आ रहे हैं बिल्कुल हमें यह दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन एक चीज हमें समझना होगा कि क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी के मापदंडों के आधार पर घोषणा पत्र बनाई उस प्रकार से कार्य करेगी? वो भी रेवड़ी जो बांटने का प्रयास किया गया है उसके हिसाब से कार्य करेगी? इस प्रकार अगर वो भी राजनीति करते हैं तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी, तो मैं यही मैं कहने का प्रयास समझाना चाह रहा हूं कि बीजेपी अगर सत्ता में आती तो क्या वह जो अपने उनकी जो राजनीति का तरीका है, जो उनका अपने विकास का मापदंड है, वो उस आधार पर कार्य कर पाएगी कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जो मापदंड तैयार किए उनके आधार पर कार्य करेगी? क्योंकि उनकी कार्यशैली अलग है और अरविंद केजरीवाल के मापदंडों के आधार पर उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाया है। क्योंकि दिल्ली को तो शीला दीक्षित ने जिस प्रकार से बनाया, जिस प्रकार से कार्य किया, वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो यह अभी कह देना कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वो दिल्ली को बिल्कुल बदल देगी, अभी यह कहना बहुत मुश्किल है। और आपने भी सवाल क्या किया था, मैं एक बार सुनना चाहूंगा आलोक फिर से। जी, मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप दिल्ली की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर वनवास खत्म होता है बीजेपी का, तो वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो सकती है कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस अमुक व्यक्ति को दिल्ली की सत्ता सौंपी जा सकती है?
बीजेपी के अंदर तो एक तो है कि जो मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं होती है। उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो बिल्कुल आप रघुवर दास का देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर जी का सैनी का देख लीजिए, चाहे आप गुजरात के रूपाणी साहब, बिल्कुल पुष्कर धामी का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देखिए, नाम बिल्कुल नया आता है। तो बीजेपी के ऊपर यह सोच लेना कि उनका मुख्यमंत्री का यह चेहरा होगा, क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। और पूरे चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, विकास मुझे करना है। तो उनके मापदंड है। और यह कहना मुश्किल, हाँ, लेकिन ये नुपुर शर्मा का नाम जो बहुत लोगों के जुबान से हम लोगों ने सुना भी है, हो सकता है प्रवेश वर्मा का भी नाम देखने को मिल सकता है जी। लेकिन ऐसा कोई नामी चेहरा हमें नहीं लगता है कि बीजेपी लाने का प्रयास करेगी, क्योंकि उनको कार्य नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से करना है और वह नया, बिल्कुल नया चेहरा हो। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुनील, दिल्ली में मुस्लिम बहुत सीटों पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। बीजेपी खुद को, आप एक तरीके से पता ही है आपको कि राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा किया जाता है बीजेपी की तरफ से। अगर, चूंकि इसको मैं आपसे चाहूँगा अच्छी तरीके से समझना कि अगर अल्पसंख्यक बूथों पर सबसे ज़्यादा मतदान होता है तो ऐसे में क्या वो मत कांग्रेस को भी गया जिसकी वजह से आप कमजोर हुई और आपकी सीटें कम हो रही हैं, या एआईएमआई को भी गया वो वोट जिसकी वजह से आप कमजोर हो रही? वरना इन्हीं अल्पसंख्यक मतों के भरोसे ही तो बीजेपी को एक प्रबल प्रचंड बहुमत, आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता रहा है। पहली बार आप देखिए कि 67 सीटें पाया उन्होंने, दोबारा उन्होंने 62 सीटें पाई प्रचंड बहुमत के साथ। जो दिल्ली का लोअर मिडिल क्लास है वो और अल्पसंख्यक मतों के भरोसे ही आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत रही। तो इस बार जो आम आदमी पार्टी कमजोर हुई, क्या अल्पसंख्यक मत बटा? आलोक जी नमस्कार। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो एग्जिट पोल है उसे एग्जैक्ट पोल मान करके अभी हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का इस बार का चुनाव जो मैं देख पा रहा हूं उसमें बहुत सारे तरह का, मतलब आप कहिए कि एक दिलचस्प मोड़ पर आकर के चुनाव खड़ा हुआ है। बहुत कठिन लड़ाई है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 26 साल की खोई हुई जमीन को पाने का प्रयास किया है और इस बार पाया है। ठीक है, तो मुख्य धारा की राजनीति में जो भी दांव पेंच चले जाते हैं वो सब कुछ पिछले एक दशक में अरविंद केजरीवाल ने चल दिया। और उसके बाद हुआ क्या कि पिछले दिनों लोगों को लगा कि भाई तुम जिस मतलब ध्येय के साथ राजनीति में आए थे, तुम बात करते थे कि राजनीति को में ईमानदारी लाएंगे, शुचिता लाएंगे और ये नहीं करेंगे, ये सुविधाएं नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लूंगा जी, घर नहीं लूंगा जी। तो तमाम बातें बदल बदल करके 10 साल में इतना अंतर ला दिया अरविंद जी ने अपने स्वभाव और व्यवहार में कि एक एंटी इनकैम्बेसी का माहौल यहाँ दिखा। बावजूद इसके जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्व दिल्ली की तमाम सीटों पे कतारबद्ध होकर के खासतौर पे मुस्लिम महिलाओं ने जिस तरह से वोटिंग किया है और उन जगहों पर वोटिंग का जो रुझान देखने को मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन जगहों पर आम आदमी पार्टी अभी भी बढ़त में रहेगी। अधिकाधिक अल्पसंख्यकों के वोट होने का मतलब है कि वो इकट्ठा होकर के वोट उनको कर रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि ओवैसी का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है। कई मर्तबा वो ये सोच रहे होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा कौन रहा है। और निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि सीधी प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की रही है। लेकिन ये चुनाव बहुत खराब मुद्दों पर जाकर के लड़ा गया। मुद्दों पर लड़ा ही नहीं गया, कहिए बहुत खराब टेंडेंसी पर लड़ा गया। बावजूद इसके ये मैं कहूंगा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह से ऐसे अपने प्रयास किए, आम आदमी पार्टी ने भी प्रयास किए कि ये चुनाव बहुत कठिन है। और मुझे मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत नजदीक की फाइट होगी और आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता इतना आसानी से जाती हुई मुझे नहीं दिख रही, कम से कम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तमाम एग्जिट पोल के बरक्स अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 30 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगी और मैं जो देख पा रहा हूं उसमें यह है कि 30 से ऊपर सीट आम आदमी पार्टी को भी मिलेगी। अब ये ऊंट किस करवट बदलेगा ये 8 तारीख को ही तय होगा और तय होने के पीछे ये है कि बहुत माइनर रहेगा। जैसे हरियाणा आप देखते रहे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और लास्ट में बीजेपी ने मैदान जीत लिया। तो ये भी हो सकता है। डॉक्टर सुनील जी आपने 30 से ज्यादा, 30 के आसपास सीटें आपको
अनुमान आपने दिया, इसी तरीके से बीजेपी को भी 30 के आसपास अनुमान दिया, तो क्या वो जो 10 सीटें बच रही हैं उनमें से कांग्रेस भी 5-7 सीटों पे है क्या कहीं? डॉक्टर सुनील। जी जी जी, मजेदार ये है ना कि 5-7 सीटों पर तो कांग्रेस जाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की खोई जमीन को पाने में एक सहयोगी की भूमिका निभा दी है इस चुनाव में। अनजाने में ही सही, कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को 30 से ऊपर सीट दिलाने में भूमिका निभा रहा है, ठीक है। और निश्चित तौर पर 3 से 5 सीटें अगर मिल जाती है कांग्रेस को, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपको दिखेगा कि लगभग, निश्चित तौर पर तो नहीं लेकिन लगभग विधानसभा हंग भी हो सकती है। मान लीजिए 34-34 आ गया, और जो आप बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, 7 सीटें, 6 सीटें, 10 तो नहीं आएंगी, 5 से ज्यादा सीटें आ गई, डबल डिजिट में तो कांग्रेस को नहीं मिलेगी सीटें। तो ये हो सकता है कि पता चला 33 इनके पास है, 33 उनके पास है, और एक मतलब 6 सीटें, 8 सीटें इनके पास चली गई। तो ये होता हुआ, हालांकि सीट में कम परिवर्तन हो रहा है, सीट कम मिल रही है कांग्रेस को, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत ठीक से मिला है, और उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो 2-3 सीट की जरूरत पड़ सकती है। इसकी भी संभावना है कि नेट टू नेट 34-34 सीटें पता चला दोनों को मिला हुआ है, या 33-33 सीटें मिली हुई हैं। क्योंकि मैंने बहुत करीब से दिल्ली विधानसभा के चुनाव को देखा है, बहुत सारी सीटों पर मैं बहुत करीब से देख पा रहा हूं कि बहुत टफ लड़ाई है, और तथाकथित तौर पर जिन्हें आप वीआईपी सीट कह रहे हैं ना, अब क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत कम मार्जिन से अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं, आरटीसी हार सकती है, मनीष सिसोदिया हारते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है मनीष भाई, ठीक है। डॉक्टर सुनील आपके पास आऊंगा। मनीष जी, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कमजोर करके आंका जा रहा है। ये बड़ी बात है, यानी कि संदीप दीक्षित भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतना कमजोर नहीं हो सकती है कि वो 20 और 25 में सिमट जाए। आलोक जी, संदीप दीक्षित का मैंने आज बयान देखा है, उन्होंने जिस तरह से कहा है वो कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं कि आगे के लिए एक रास्ता खुला है आम आदमी पार्टी के साथ में। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है उसकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी से ही है, और आम आदमी पार्टी से वो इसलिए लड़ रही है कि जो उसका वोट परसेंटेज जो था, जो 2015 में 9% के करीब था और बाद में 2020 में 4% के करीब आ गया, तो अब वो लगभग डबल करना चाहते हैं। ये सीटों की लड़ाई नहीं है, और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है तो इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। आम आदमी पार्टी को इसलिए बेनिफिट देना चाहते हैं कि आगे के लिए उनका जो है चुनावी गठबंधन जो है, इंडिया जो अलायंस है वो जीवित रहे, और यही रणनीति है। क्योंकि स्थितियां साफ हो गई है, मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और आपने जैसे देखा होगा, आज रशीद जो वो हैं, उनका जो है साजिद रशीद जी जो ऑल इंडिया जो मुस्लिम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका इमाम संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया बाकायदे, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को भाजपा से डरने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने भाजपा को वोट दिया, और 5 साल लोगों को यही समझाऊंगा। तो बयार किशोर बह रही है, लोग देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ में जो वोट जा रहा था वो वोट निश्चित रूप से बटा है, और एमआईएम जो है जिस तरह से उसने जो दिल्ली दंगों के लिए जो कैंडिडेट आरोपी थे उनको खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप ये देखिए कि सिंपैथी मुस्लिम समाज में होगी उनके, और वो को जिताना भी चाह रहे हैं। तो ये जो है मुस्लिम वोट को बटा है यहाँ पर। जी ठीक है मनीष जी। डॉक्टर आशीष, जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। ये जो इंडिया गठबंधन का दोहरा चेहरा, क्या ये जनता को रास नहीं आया, जिसकी वजह से आपको भी नकार दिया दिल्ली की जनता ने और कांग्रेस को भी नकार दिया, और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके मुताबिक पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना रही है? देखिए, अभी आप सभी लोगों ने कहा, या तो देखिए, और कल से भी हम लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है, बोला भी है, ये सर्वे दिखा रहा है पूर्ण बहुमत का सरकार बनना यह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 30+ सीटें बिल्कुल सत्य है कि यह दोनों पार्टियों को, बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को 30 तो आएंगी ही आएंगी दोनों पार्टियों को। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन तो उसी लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो तितिर बितिर है, उसकी आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, ना कोई देखा है। और पंजाब के भी चुनाव हुए हैं, और तो छत्तीसगढ़ के भी चुनाव, तो ऐसा कुछ चुनाव में नहीं दिखा कि इंडिया गठबंधन उस प्रकार से जो लोकसभा में जिस प्रकार से मिलके लड़े थे
विधानसभा में सब जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अपना अपना लड़ाई लड़ रही हैं, चाहे वो भले महागठबंधन बिहार में बना है लेकिन वहां पे आरजेडी मुख्य है, तो उनके अनुरूप उनको कांग्रेस काम करती है, भले वो विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में भी वो उनके अनुरूप काम करती है। तो जहां उनका गठबंधन है वो उस प्रकार है। इंडिया वो लोकसभा के लिए अलग गठबंधन बना था और इस दिल्ली विधानसभा में तो बिल्कुल पहले से ही तय था। और राहुल गांधी का एक तरीका तो बिल्कुल बदल चुका है राजनीति का। आप मिला के भी देख पा रहे होंगे कि पहले की उनकी राजनीति और अभी की राजनीति, जब वो 2004 से 14 की राजनीति करते थे तब और 14 से 24 की राजनीति करते हैं तब, दोनों बदला हुआ राजनीति का उनका प्रारूप है। तो बिल्कुल, और रही बात कि सरकार किसकी बनती है, भले बीजेपी की सरकार सर्वे बना रही है और बन भी जाए, लेकिन उनके लिए दिल्ली में सरकार चलाना, जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो एजेंडा जो अरविंद केजरीवाल ने तय किया है उस प्रकार से उनके काम करेंगे तो क्या करेंगे वो। शीला दीक्षित के मापदंड थे जो विकास के मापदंड थे, उसके अनुरूप उनको कार्य करना होगा, तब वो दिखेंगे। वोट परसेंटेज बिल्कुल बढ़ा है बीजेपी का, आम आदमी का घटा है। चाहे वो आप 20 का उठा के देख लीजिए, 15 से 20 पे जब थे उनका ग्राफ घटा, वोट परसेंटेज घटा था, 25 में भी घटेगा। वो एंटी इंकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन वो जो लोअर मिडिल क्लास है, मैं बोल रहा हूं, आप भी बोले हैं कि जो उनके मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि 50,000 के नीचे की सैलरी वाले लोग दिल्ली में बहुत हैं, बहुत अधिक संख्या में है, तो उनका आज भी रुझान अरविंद केजरीवाल के तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते हैं कांग्रेस को देना, लेकिन कांग्रेस उस प्रकार से दिखती नहीं है। इस बार वो मजबूती से दिखी है, इसीलिए लग भी रहा है कि 1, 2, 3 सीटें उनको आ जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ठीक है आशीष भाई आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सुनील, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ये। एग्जिट पोल अगर हम मानते हैं कि ठीक है, एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, इन दोनों में कांग्रेस का कितना योगदान रहता है? क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अच्छा परफॉर्म किया, यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी कमजोर हुई। आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा डॉक्टर सुनील। नहीं, सीधे तौर पर आप देखिए आलोक जी, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो ये कह रहा था कि अगर कांग्रेस का मत प्रतिशत डबल डिजिट में जाता है तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष कहिए कि इसका फायदा मिला है। डबल डिजिट में कांग्रेस जाती हुई दिख रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में बहुत मुखर रूप से मजबूती से लड़ पा रही थी। ये कहीं न कहीं जमीन पर दिखाई पड़ रहा था कि अब आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में दोबारा से जनता कांग्रेस की तरफ जा रही है और इस कांग्रेस की तरफ आम आदमी पार्टी के वोटरों का जाना ही भारतीय जनता पार्टी को बेहद उत्साहित कर गया और उस उत्साह में भारतीय जनता पार्टी ने खूब कस करके मेहनत की, हर ग्राउंड पर गए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के जिस ग्राउंड की बात होती है, जो झुग्गी झोपड़ी वालों की बात होती है, जो तथाकथित तौर पर कम आय वर्ग वाले लोगों को केंद्र में रख करके लाने वाली योजनाओं की बात करते हैं। बल्कि प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कभी कहा था कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप उसमें देखेंगे घोषणा पत्र में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग वही घोषणाएं की, क्योंकि दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए ये देखना पड़ा कि हमें उसी ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। हर जगह के लिए दूसरे चुनावों के भाजपा लाइन खींचती है और सब तमाम पार्टियां उस लाइन पे लड़ रही होती हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल सिर्फ छोटे हैं और उसी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी को भी आकर के लड़ना होता है। चाहे अरविंद केजरीवाल ने तमाम योजनाएं लागू की हैं, उसी के इर्द भारतीय जनता पार्टी भी घोषणा पत्र घोषित कर रही है। तो ये ग्राउंड बना है और निश्चित तौर पर सीधे रूप में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को, अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सत्ता दिलाने में योगदान दिया है। कहिए कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ना सीधे तौर पर संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा भाजपा के लिए। जी बिल्कुल। मनीष भाई, केजरीवाल की जो फ्री बीज सिस्टम था उसका बीजेपी ने जो काउंटर किया, उसकी वजह से आज जो एग्जिट पोल के नतीजे दिख रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। आपसे जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, जो मजबूती थी, जिस तरह से उन्होंने रेवड़ियां बांटी की या घोषणा की थी कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, एजुकेशन का जो उन्होंने दावा किया था कि स्कूल बहुत अच्छे हो गए, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, तो वही महिलाओं के लिए जैसे मेट्रो में या उसमें वो जो बसों की उन्होंने फ्री की व्यवस्था की,
तो यही चीजें जो है अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गई। उनकी जो छवि है, जो उनके नैरेटिव है, उनका जो कट्टर ईमानदारपन की छवि थी, महिलाएं कहती हैं कि जो बसें हैं वो रोकी नहीं जा रही है, वो बसें आगे खड़ी हो जाती हैं, बसें महिलाओं को बैठाती नहीं है। वहां पर लोग ये बोल रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी हारी तो उसके बाद में जो बिजली की फ्री व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई। तो इस तरह के नैरेटिव धीरे धीरे सेट होने लगे। और उसके बाद में झुग्गी झोपड़ियां, तो एक छत्र पूरा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का राज था, जहां पर वहां पर आप देखिए कि खुद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री गए और उन्होंने कहा कि उन्हें 1700 जो अवैध जो कॉलोनियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको रेगुलराइज कर देंगे, नियमितीकरण होगा। ठीक है मनीष भाई, हमें वक्त इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा। आशीष भाई, सुनील जी, आपका भी शुक्रिया करूंगा। मनीष भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। चुनाव में अब तक बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर ही लोगों के मन में उत्सुकता थी। अब इसमें एग्जिट पोल के नतीजे भी शामिल हो गए हैं। मतलब लोग अब इन तीन पार्टियों के अलावा एग्जिट पोल के सही और गलत होने पर भी उत्सुक हैं। 8 फरवरी को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बीजेपी की जीत की ये खुशी बरकरार रह पाती है या फिर आम आदमी पार्टी की वापसी होती है। दिल्ली का रण में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।